पिछले भाग में आपने देखा हम करीब 4:15 बजे भोज खरक में प्रवेश कर गए थे। मित्र भी खुद को तरोताज़ा महसूस कर रहे थे और दूसरे ग्रुप के लोग अपना टेंट सेटअप करने में व्यस्त थे। यह सारा एरिया गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। समुद्र तल से भोज खरक की ऊंचाई 3780 मीटर की है और यहाँ भोजपत्र के पेड़ भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। प्राचीन काल में भोजपत्र की छाल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता था, जो कई तरह से उपयोग में भी लिया जाता था। कागज़ की खोज से पहले हमारे देश में लिखने का काम भोजपत्र पर ही किया जाता था, जो कि कई वर्षों तक संरक्षित भी रहता थे और इसी भोज वृक्ष की छाल पर कई पांडुलिपियाँ और ग्रंथों को भी लिखा गया है, जो आज भी हमारे देश के कई पुरातत्व संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई है। भोज खरक में यही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कैंप लगाया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के खाने और रहने की व्यवस्था नहीं होती है। सारा सामान पहले से ही साथ लेकर चलना पड़ता है। खैर, हमें इस बात की चिंता नहीं थी और हमारे गाइड और पोर्टर ने सारी व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। वैसे तो भोज खरक में पीने के पानी के लिए कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है। ऐसे में एक अनुभवी गाइड का होना बहुत ही आवश्यक होता है। आखिरकार हमारे गाइड ने स्पाइडर वॉल के नीचे वाले हिस्से में पानी का स्रोत ढूंढ लिया था और पत्थरों से रिसते हुए पानी को भरने में करीब आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय लग गया था। सर्दी के मौसम में जल स्रोतों से पानी निकालना रेत में सुई ढूंढने के समान होता है। चाय बनाना जरा, अदरक विदरक डाल के, अदरक, इलायची, लौंग, काली मिर्च, अच्छा लगेगा। नेपाली लेके आए होंगे और इस सब कच्चर में लेके आए होंगे, उठा के लेके आए। यहाँ का कच्चा रहेगा, कैसे लेके आए होंगे? पर ये लेके आए हो नहीं, मुझे लगा खच्चर ही है, क्योंकि लाइटिंग पड़ी थी खच्चर की रास्ते में। तो बालू की लाइटिंग थी। बालू में दिया। मुझे लगता है शायद यह टीन शेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चेकपोस्ट बनाने के लिए यहाँ लगाई होगी। खैर, हमारे लिए तो यह फ़ायदे की बात साबित हुई। यहाँ हमारा किचन बन गया और हम बाहर चल रही शीतलहर से कुछ समय के लिए बचे रहे। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि स्टोव जलाने में भी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में एक टीन का कटा हुआ टुकड़ा हमारे काम आ गया। दूर गए थे पानी लेने। आप पानी लेने कहाँ गए थे? ना लेने वहाँ से गए थे? कम आ रहा, बहुत कम पानी कह रहा हूँ, खत्म हो जाएगा। चलो फायदा ये तो है कि पानी। एक बार दोबारा जाना पड़ेगा। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और संदीप भाई हमारे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय तैयार कर रहे थे। चाय चल रही है गरम गरम, और ये भोज खरक में। और सबसे बड़ी बात पता है क्या हुई हमारे साथ? सबसे बड़ी बात ये बंद मिल गया। वैसे तो दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी थे, लेकिन नीचे पड़ी टीन पर चलने से निकलती हुई बम पटाखों की आवाज़ ने कानों में कीर्तन कर रखा था, मानो जैसे हम आज ही दिवाली मना रहे हों।
भोज खरक का लैंडस्केप चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है, जो सनसेट के समय बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। और यहाँ के काफ़ी आनंद आ रहा है। और मौसम जो है, मौसम की बात बताएं कि हाथ तो बिल्कुल सुन्न हो रखे हैं और ठंड यहाँ पर जो है भयानक वाली ठंड है। विंड अभी नहीं चल रही है, लेकिन अभी 1-1.5 घंटे पहले बहुत ज़बरदस्त विंड थी, तो इसलिए हम लोग अपने टेंट में चले गए थे। तो अब चाय पी के मैगी खा के बाहर आए हैं, तो आप देख सकते हैं। और कल सुबह हम निकलेंगे केदार खरक के लिए। मेरे पीछे आप देखते हैं, ये देखिए। करीब 7 बज रहे थे। ठंड और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। डिनर लगभग तैयार था, राइस पहले ही बन चुके थे और अब संतोष भाई दाल में जीरे का छौंका दे रहे थे। अब हमें भी भोजन करके जल्दी से अपने टेंट में पैक होना था। नीचे गड्ढे गुड्डे सब जो हैं वो चुभ रहे थे। अब स्लीपिंग बैग पहन मतलब ओढ़ के अच्छा लगा। तो 5 डिग्री है, और रात को तो हो सकता है कि 2 डिग्री चले जाए या माइनस में भी जाए। का मजा है। भालू भी हैं बाहर टेंट के बाहर। भालू है बाहर, वहाँ घूम रहा था वो उस पेड़ के ऊपर लटका हुआ। और चूहे ऐसे हैं, नीचे से सफेद है, ऊपर से भूरे हैं। हाँ, और बहुत चूहे और पूंछ कटे भी उनकी। पूंछ नहीं है, पहली बार देखी। चूहे क्या है, नीचे से बिल्कुल व्हाइट बिल्कुल। और आप ये समझो कि अगर चूहे हैं तो फिर यहाँ पे वो भी होगा सांप। और सांप होगा तो सब तरह भी होगा। तो हम लोग कल केदार खरक में रुकेंगे। कल नाइट वहाँ पे स्पेंड करके अगली सुबह हम केदार ताल जाएंगे और दोपहर में या शाम तक वापस केदार खरक आ जाएंगे। तो भोलेनाथ की कृपा से कल देखते हैं क्या होता है। आज के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। रात को पाला बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए, लेकिन काफ़ी मतलब लंबे समय तक का हमें एक रेस्ट मिल गया, जिससे बॉडी जो है रिलैक्स है अभी। तो सोच रहे हैं अभी यहाँ से निकला जाए। करीबन 9:30 बज रहे हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे केदार खरक की ओर। और हमारे टेंट और बैग्स वगैरह हमने पैक कर लिए, बस अब जाने की तैयारी है। नाश्ता कर लिया है, आप देख सकते हैं। पीछे हमारे मित्र बैठे हुए धूप सेक रहे हैं। पूरी रात ये भी परेशान रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, माइनस में चला गया था टेम्परेचर, और पीने वाला पानी जो है वो फ्रीज होकर बर्फ़ बन गया था। पिछले दिन के मुकाबले आज का दिन बेहद चटक और साफ था। ऐसे में मुझे भोज खरक को और करीब से देखने का मौका मिल गया। रात में टेम्परेचर माइनस में चला गया था। ऊपर से अजीब अजीब आवाज़ों ने दिमाग को चौकन्ना कर रखा था। बार बार ऐसा लगता था जैसे टेंट के करीब कोई जानवर चल रहा हो। मित्र स्वास्तिक धूप से खुद को रिचार्ज कर रहे थे और दूसरे ग्रुप के सदस्य भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। अब हमें सीधा केदार खरक की ओर रवाना होना था। आज हवाओं का शोर कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी भी उड़ रही थी, लेकिन घाटी का सौंदर्य बड़ा ही मनमोहक लग रहा था। भोज खरक से केदार खरक तक की दूरी 5 किलोमीटर की है और यहीं से ट्री लाइन भी लगभग समाप्त हो जाती है। पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाता है। रास्ते बेहद कठिन हो जाते हैं, लेकिन ट्रैक करते समय घाटी के खूबसूरत नज़ारे और थले सागर
मंदा पर्वत का दृश्य अपनी ओर खींच ले चलता है। मैं पॉटर की क्षमता और उनकी ऊर्जा का आकलन तो नहीं कर सकता, लेकिन उनकी हिम्मत और जज्बे को सलाम करता हूँ, जो भारी भरकम सामान को लाद कर बड़ी ही आसानी से दुर्गम रास्तों को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों से ट्रैकिंग करते करते अब मुझे भी सामान लाद कर चलने की आदत हो गई है। पीछे से दूसरे ग्रुप के लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। भोज खरक से कुछ किलोमीटर आगे चलने पर इस तरह की ढीली मिट्टी वाले एरिया आते हैं जहां लगातार भूस्खलन होते रहते हैं। ऐसे में पहाड़ी हिस्से में फंसे बोल्डर के नीचे से बहुत ही सावधानी पूर्वक निकलना पड़ता है। इस तरह की कंडीशन में अपना बैग उतार कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि झुकते समय अगर बैग बोल्डर से टकराया तो खुद का बैलेंस बिगड़ ही सकता है, साथ ही बोल्डर भी अपने स्थान से खिसक सकता है। हमारे गाइड ने पहले ही हमसे बैग को उतारने के लिए कह दिया था और हमने भी बिना रुके इस जगह को आसानी से पार कर लिया। मुझे पर्सनली इस ग्रुप में एक पोर्टर की कमी लग रही थी, जिससे इस ग्रुप को काफ़ी सपोर्ट मिल जाती और सामान उठाने से भी बच जाते। खैर, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है। सीनरिक व्यू का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। धूप बहुत ही तीखी थी और प्यास से गला सूखा जा रहा था। ऐसे में एक जल स्रोत का मिलना शरीर को अमृत मिलने के समान होता है। समय रहते हमने भी अपनी खाली बोतलों को जल से भर लिया और इस ठंडे जल से खुद को तरोताजा कर सुकून से बैठकर इस जगह के सौंदर्य का आनंद लिया। हमने लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया था और अब इस ट्रैक का सबसे कठिन हिस्सा आने वाला था, जहां से लगातार लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। यहाँ से ध्यान से चलो। लैंडस्लाइडिंग मैक्सिमम टाइम भूस्खलन की वजह से यह रास्ता ब्लॉक ही रहता है। ऐसे में यात्रियों को नीचे उतरकर रिवर के करीब से होकर इस लैंडस्लाइडिंग जोन को पार करना होता है। इस जगह को गीला पहर के नाम से जाना जाता है, लेकिन मुझे तो हर तरफ सूखा ही सूखा नज़र आ रहा था और यही पूरे ट्रैक में सबसे बड़ा लैंडस्लाइडिंग जोन होता है। अगर आप इस जगह को पार कर लेते हैं तो आगे का ट्रैक खुद ही आसान हो जाता है। आराम से, स्वास्तिक बिल्कुल ध्यान से जाइए भाई। यह वह स्थान है जहां अपनी आंखों को चारों तरफ बनाए रखना पड़ता है। ना जाने कब ऊपर से मिट्टी और पत्थरों की बारिश हो जाए। ऐसे में अपना दिमाग दुरुस्त रखें और जितना जल्दी हो सावधानी पूर्वक इसे पार कर लें। इस तरह की जगह पर ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि कई बड़े हादसे यहाँ पहले भी हो चुके हैं। सामने लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही थी
और अब हमें नीचे उतरकर नदी के किनारे से होकर इस लैंडस्लाइडिंग जोन को क्रॉस करके वापस ऊपर ट्रैक की ओर आना था। हमारे गाइड और पोर्टर ने पहले जाकर अपने पैरों से मिट्टी की आड़ बना दी थी। उनके फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए हम भी आसानी से नीचे उतर गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये झरना हमें पार करना है। पानी का बहाव बहुत तेज है और आपको दिखाना चाहूँगा कि एक बहुत टफ, आप देखिए हमें वहाँ ऊपर से नीचे हम लोग आए, रास्ता बहुत कच्चा है और काफ़ी टफ था नीचे आने के लिए। और अब यहाँ से हमें ये नदी क्रॉस करके सामने जाना है, आप देख सकते हैं। हमारे गाइड संतोष भाई और संदीप भाई दोनों इस जगह का मुआयना करते हुए यहाँ से निकलने की योजना बना रहे थे, लेकिन सारी योजना धरी की धरी रह गई और रॉक फॉलिंग शुरू हो गई। आराम से आराम से आराम से आराम से, ऊपर मत देख, जल्दी आ, ऊपर मत देख, आ बड़ा बड़ा, आराम से आता, बस बस बस, ठीक है। यहाँ सेफ है भाजी। नदी क्रॉस करते हैं भाजी। मैं एक बड़े रॉक के नीचे खड़ा था। ऊपर से पत्थर लगातार गिर रहे थे। हमने रिस्क न लेते हुए अपनी साइड से न जाकर नदी को क्रॉस करना ही सही समझा। हमें आगे जाकर फिर से रिवर क्रॉसिंग कर अपनी साइड में वापस आना था। बाल बाल बच गए। तो आप देख सकते हैं अभी काफ़ी लोग हैं जो फंसे हुए हैं और हमारे पोर्टर हैं, गाइड हैं, वो ट्राई कर रहे हैं जिस तरह से हमें सेफली निकाल दिया है यहाँ से। गाइड और पोर्टर ने हमें सावधानी से नदी को क्रॉस करवा दिया और अब वह दूसरे ग्रुप के मेंबर्स की मदद कर रहे थे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं सभी लोग सेफली इस नदी को पार कर लिया है और ठंडी सांसें ले रहे हैं, चैन की सांसें ले रहे हैं। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि रुका हुआ पानी भी ठोस बर्फ बन गया था। इस बात का अंदाज़ा इस जमी हुई बर्फ को देखकर लगाया जा सकता है। अब हमें फिर से नदी को क्रॉस करना था और ऊपर चढ़कर अपने ट्रैक पर वापस आना था, लेकिन इस बार सभी ने नदी को आसानी से पार कर लिया। अगर पहाड़ टूटा न होता तो हमारा आधा समय ऐसे ही बच जाता और हमें नदी को क्रॉस भी नहीं करना पड़ता। खैर, जो भी हुआ उसका एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बहुत ही रोमांचक रहा। जो हाल नीचे का था वही हाल ऊपर ट्रैक का भी था। यहाँ पर भी चलने के स्थान पर बीच बीच में जमी हुई बर्फ देखने को मिल रही थी।
केदार खरक पहुंचने से पहले मंदा पर्वत की श्रृंखला के दिव्य दर्शन देखने को मिलते हैं। यह दृश्य नीचे घाटी का है, जहां से हम ऊपर की ओर आए हैं। नदी के शोर से दूर एक बार फिर से हवा में लहराती हुई सूखी घास के बीच से गुजरते हुए मन को बेहद सुकून मिल रहा था। आखिरकार हम केदार खरक में प्रवेश कर गए। चारों तरफ से सूखी घास का मैदान, ऊपर से खुला नीला आसमान, सामने बर्फ से लदे हुए विशाल पर्वत, मानो जैसे बाहें फैलाएं आपका स्वागत कर रहे हों। फाइनली पहुंच चुके हैं केदार खरक और बैंड बज गई, बैंड रिवर क्रॉसिंग, उसके बाद लैंडस्लाइडिंग, फिर खड़ी चढ़ाई और ठंड, सबसे ज़्यादा ठंड। और ये जो बैग उठा रखे ना इतना भारी भारी लगा दी इन्होंने ढंग से, लेकिन पहुंच गए। बहुत खुशी है केदार खरक आने की। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर और सामने ही भृगुपंथ और थले सागर भी है। और ये हमारे अलावा यहाँ और भी लोग मौजूद थे जो आज ही केदार ताल के दर्शन करके लौटते समय यहाँ रुके थे। पूरे ट्रैक में रुकने के लिए मुझे यह स्थान सबसे सही लगा। केदार खरक गंगोत्री धाम से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह इस यात्रा का आखिरी बेस कैंप माना जाता है, क्योंकि केदार ताल में कैंप लगाने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए यात्रियों को सुबह ही केदार ताल के लिए रवाना होना पड़ता है और सनसेट से पहले वापस अपने कैंप में केदार खरक लौटना पड़ता है। इस घाटी में भरल भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें ब्लू शीप कहा जाता है। यह एक प्रकार की भेड़ होती है जो हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में पाई जाती है। अगर किस्मत सही हो तो यह आपके टेंट के आसपास घूमती हुई दिखाई पड़ती है। केदार खरक में कुल्फी जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी और सभी लोग अपने अपने टेंट में पैक थे। मित्र भी टेंट के भीतर आराम कर रहे थे और मैं अकेले ही बाहर घास पे बैठकर चारों तरफ केदार खरक की खूबसूरती का आनंद ले रहा था। मेरे लिए तो इस तरह का एक एक पल बहुत मायने रखता है। ना जाने फिर कभी यह सुनहरा मौका दोबारा मुझे मिले या ना मिले। ठंड हो गई भयानक वाली, इस समय कुछ काम नहीं कर रहा। और आओ नवंबर में केदार ताल कबूतर बनना तय है, ऐसा ही होगा। लेकिन कुछ भी हो, बस मन को सुकून मिलना चाहिए। जहाँ चारों तरफ लहराती हुई घास, सामने बहते हुए ग्लेशियर, ऊपर से गगन छूते हिमालय पर्वत के दिव्य नज़ारे, सनसेट की सुनहरी छटा और साथ में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए था। बहुत हो गया, अब निकल लो गुरु, क्योंकि ये हाथ जो है ना, दिख रहे हो ये कहाँ पर आए, अंदर जाके पीऊंगा। मैं टेंट के अंदर तो नहीं गया, बल्कि एक चट्टान पर चढ़ के ऊंचाई वाली जगह से पूरी घाटी को निहारने लग गया। मेरे लिए तो यह किसी मेडिटेशन से कम नहीं था।
मैं एक पल भी मिस नहीं करना चाहता था। प्रकृति के इतने करीब होकर खुद से मिलने की प्यास और सुकून की तलाश दोनों ही पूरी हो जाती है। तो यहाँ हमारा बन रहा है खाना और गरम गरम चाय तो पी ली हमने। अगर चाय गरम थी या ठंडी थी एक ही बात थी। ये ठंड इतनी ज़बरदस्त है, ये बहुत ही भयानक ठंड है। और सामने आप जो पीक देख रहे हैं वो भृगुपंथ है और जो बादलों से थोड़ा ढका हुआ है, हमें वहाँ जाना केदार ताल वहीं है। जो वो पर्वत है उन्हें कहते हैं थलाई सागर। और आप जैसे कि देख रहे होंगे कि मेरी सांस कितनी चल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर बहुत लो है। अभी कैलकाटा से एक लेडी आई थी और उनकी तबीयत तुरंत खराब हो गई और काफ़ी सारी वॉमिट भी हुई उनको हुई है। तो बाहर हवा बहुत तेज थी और आग जलाना बेहद मुश्किल हो रहा था। ऐसे में हमारे गाइड ने अपने टेंट को ही किचन बना लिया। और हमने देखो ये एडजस्ट करके, ये क्लाइंट का टेंट है, अगर थोड़ा भी अगर आग जलती है तो पूरा टेंट खत्म हो जाएगा। तभी भी हमने एडजस्ट कर रखा है। देख लो ये मैट्रेस लगा रखी है नीचे, बट ये लगा रखा है और हवा ना है इसलिए ये लगा रखा है। पहले ये बाहर लगा रहे थे तो इन्होंने कहा मैं टेंट के अंदर ही ट्राई करता, क्योंकि इसी टेंट में ही सोना है इन्हें। और जैसे तैसे करके इन्होंने एडजस्ट किया है। और एक हमारे भाई साहब आ गए हैं जल लेकर बड़ी दूर से, और ये बोलते थोड़ा कम है लेकिन ये भी बहुत अच्छे हैं। भोज खरक की तरह केदार खरक में पानी खोजने का कोई प्रॉब्लम नहीं था और यह वाटर सोर्स हमारे टेंट से कुछ मीटर की दूरी पर बह रहा था, जो कुछ कदम आगे चलते ही आसानी से दिख जाता है। सुबह करीब 10 बजे हम केदार ताल के लिए रवाना हो गए। अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में हमें 5 किलोमीटर और चलना था। केदार खरक से केदार ताल तक बड़े बड़े पत्थरों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इस बीच कोई प्रॉपर रास्ता तो नहीं होता, लेकिन पगडंडियों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। धीरे धीरे अब मौसम भी बिगड़ने लगा था और मैंने भी अपनी गति तेज कर दी थी। संतोष भाई और मित्र स्वास्तिक दोनों एक गहराई वाली जगह पर पत्थरों के बीच बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यहाँ का मौसम का ना, अगर हम ज्यादा स्टार्ट हो गया 1 फीट पर जाएगी सीधे 1-1.5 फीट रो तबीयत खराब हो जाती। कई लड़के तो पिछली बार तो ये लड़का मर ही गया सीधे, झेल नहीं पाते ना। हर किसी की बॉडी तो नहीं होती है। अब इनकी बॉडी देखो, शाम को कितने बाहर घूम रहे थे जब आप पैक हो गए थे। हर किसी बॉडी एक समान थोड़ी नहीं होती है। वो भी एक महाराज है जो एक कपड़ा भी नहीं पहनता है, सिर्फ लुंगी पहनता है तब आता है यहाँ। वो एक महाराज है अपना अपना ये। हाँ लुंगी पहन के आता था। हाँ हम लगभग अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने वाले थे। केदार ताल के निकट पहुंचते ही घाटी में जमा ग्लेशियर और उन पर बने क्रीवास, साथ ही हिमालय की अद्भुत श्रृंखलाओं के दर्शन करीब से होते हैं। तो लगभग पहुंच चुके हैं केदार ताल और आप देख सकते हैं पीछे का व्यू।
आखिरी पड़ाव में मुझे यहाँ से नीचे ताल की ओर जाना था। मित्र स्वास्तिक और संतोष भाई पहले ही पहुंच चुके थे और दूसरा ग्रुप भी अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त था। यहाँ पहुँचते ही मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ने लगे। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। उधर मित्र स्वास्तिक योगासन कर अपने शरीर को गर्म कर रहे थे। केदारताल को उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक माना जाता है। यह झील भगवान शिवजी को समर्पित है। इस झील का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से शिवजी का ध्यान करके सरोवर के जल को ग्रहण करने मात्र से ही मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और साथ ही भगवान शिवजी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गंगोत्री से 18 किलोमीटर का ट्रैक करके दुर्गम रास्तों से होकर यहाँ तक पहुँच पाना हमारे लिए यह तो किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। हिमालय की गोद में स्थित केदारताल के बारे में यह भी मान्यता है कि इसके जल को स्वयं भगवान शिवजी ने पिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष के कारण शिवजी के कंठ का ताप बढ़ने लगा था। उसी तीक्ष्ण जलन को शांत करने के लिए शिवजी ने इस ताल के जल को ग्रहण किया था। तभी से यह सरोवर केदारताल के नाम से विख्यात हो गया और इससे निकलने वाली धारा से केदार गंगा का निर्माण हुआ, जो गंगोत्री में जाकर भागीरथी नदी के साथ मिल जाती है। केदारताल सरोवर के किनारे बैठकर कुछ देर सामने दिख रहे दिव्य पर्वत थलय सागर और भृगुपंत को शांत चित्त होकर निहारने का एहसास मैं भूल नहीं सकता। आज भी वह दिव्य नज़ारा मेरी हृदय की गहराइयों में समाया हुआ है। यहाँ आने की अनुभूति का मैं जितना भी वर्णन करूं वह कम ही होगा। चारों तरफ से हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच स्थित इस सरोवर की शोभा देखते ही बनती है, जो शरीर और मन की सारी थकावट को दूर कर देती है। कई श्रद्धालु इस पवित्र केदारताल की परिक्रमा भी करते हैं, जिसके लिए केदार बमक के करीब से होकर जाना पड़ता है। केदार बमक इस ताल का वह हिस्सा है जो थलय सागर और भृगुपंत की पिघली हुई बर्फ से विशाल ग्लेशियर का रूप ले लेता है, जो कि आगे चलकर केदार गंगा के निर्माण में सहयोग करता है। पर मैं तो इतने में ही बेहद खुश था और मुझे आगे जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब समय आ गया था कि हम इस दिव्य स्थान को नमन कर अलविदा कहें। चूँकि मौसम खराब हो चला था और केदारताल पर कैंप लगाने की परमिशन नहीं थी, अब हमें जल्दी से केदार खरक पहुंचकर अपना सारा सामान बांधकर वापस गंगोत्री धाम के लिए रवाना होना था। केदारताल से अब नीचे उतरते हुए तो मौसम हो चुका है खराब और हम हैं इस समय केदार खरक पर और काफ़ी तेज़ी से नीचे उतर के आ गए थे। करीबन 1:45 बजे हम यहाँ आ गए थे और यहाँ रुकने का इरादा नहीं है क्योंकि स्नोफॉल हो रही है। हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। केदारताल में तो पूरी तरह से स्नोफॉल हो रहा है और सही टाइम पर हम नीचे उतर गए।
आप देख सकते हैं पीछे स्नोफॉल बहुत तेज हो चुकी है और हम लोग 12:30 पौने 1 बजे ही केदारताल से वापस आ गए थे, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी। और यात्रा में कुछ ना कुछ तो छूट जाता है और जो छूटता है वो अगली बार के लिए रह जाता है। मगर इस बार की यात्रा भी हमारी बहुत अच्छी हुई और महादेव की कृपा है जो ये बरस रही है। जय बोलेगी, हर हर महादेव, बम बोले। मजा आ गया आज बाबा की कृपा हो गई पूरी। क्योंकि हमें आज ही गंगोत्री पहुंचना था, लेकिन हैवी स्नोफॉल के चलते मैंने नीचे उतरने का प्रोग्राम रद्द कर दिया और भोज खरक में वही टीन शेड वाली जगह पर रुकने का फैसला लिया। लेकिन कहते हैं ना, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है यह तो सिर्फ सृष्टि का निर्माण करने वाला ही जानता है। और फिर अगली सुबह शायद आप सभी यहाँ सोच रहे होंगे कि हम भोज खरक से अगली सुबह केदारताल कैसे पहुँच गए। यह एक लंबी कहानी है, इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल हमारी यह यात्रा अभी अधूरी थी, चूँकि हमने अपनी यात्रा गंगोत्री से शुरू करी थी और अब हमें वापस गंगोत्री धाम पहुंचकर माँ गंगा को अपना आभार व्यक्त करके अपनी यात्रा को संपूर्ण करना था। दोस्तों, इस यात्रा को करने के लिए सही समय जून से अक्टूबर के बीच का होता है, लेकिन मानसून के समय इस ट्रैक पर जाने में खतरा बना रहता है। अगस्त से सितंबर के बीच का समय आइडियल माना जाता है और इसी समय आपको केदारताल में थले सागर का प्रतिबिंब भी देखने को मिल सकता है। इस यात्रा को करने के लिए व्यक्ति के पास ट्रैकिंग एक्सपीरियंस, फिजिकल फिटनेस और मानसिक क्षमता का होना अनिवार्य होता है। इस पूरे ट्रैक का डिस्टेंस 36 किलोमीटर का है और यहाँ आने के लिए उत्तरकाशी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। साथ ही गाइड और पोर्टर की ज़रूरत भी पड़ती है। सारा सामान नीचे से ही लेकर जाना पड़ता है। बिना गाइड के इस यात्रा को करने की सलाह तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा और जिनके लंग्स कमज़ोर हों वह इस यात्रा को
बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 4780 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाती है, जिससे AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस होना आम बात होती है। कुछ और विशेष बातें हैं जिनका यात्रियों को खास ध्यान रखना चाहिए। ट्रैकिंग करने के लिए अच्छी ग्रिप वाले वाटरप्रूफ शूज़, फर्स्ट एड बॉक्स, बेसिक मेडिसिन, गर्म पानी की बोतल, हाई कैपेसिटी वाला एक पावर बैंक, गर्म जैकेट और ग्लव्स रखना अनिवार्य होता है। चलिए, हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी। लगभग 4:15 बजे हम गंगोत्री घाटी के करीब पहुंच गए थे। हवा में लहराते हुए देवदार के पेड़ और घाटी का दिव्य नज़ारा मानो जैसे आपका स्वागत कर रहा हो। अगली सुबह हमने माँ गंगा के दर्शन कर उनको नमन करके अपनी एक और यात्रा को संपन्न किया। इस यात्रा को पूरा करने का मेरा अनुभव बड़ा ही अद्भुत रहा और इन 5 दिनों में मैंने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सीखा भी। हर यात्रा हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, क्योंकि प्रत्येक यात्रा के साथ कुछ अनूठे अनुभव जुड़े होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं और छोड़ जाते हैं खुद के द्वारा बिताए हुए यादगार लम्हों के साथ।